ओके सो मैं ऑडिबल आवाज आ रही है। मिनाहिल मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ Breakthroughs in Focus, a medical research webinar series. We will start with Tilawat Kalam Pak. For that, I would like to invite Hafiz Mohammed Muiz to join us. Muiz, if you can please unmute your mic. अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Okay, Jazakallah. Okay, so let me introduce myself. I'm Hafsa Zahid, President Sync SLMC and your host for this session. And I welcome all of you and those of you who have just joined us today. Welcome in this webinar. This series is organized for you by Research Department Sync Sahiwal Medical College. And now I'll just take your 5 minutes to give you a brief intro for those of you who don't know about Sync. कि Sync क्या है और ये किसने आपके साथ किसने ऑर्गेनाइज किया याद किया। Okay, so SYNC stands for Solidarity Among Young Nations for Change, and this is basically a non-profit organization working for the people and for the grooming of its own members. ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनमें सर और इसके अलावा डॉक्टर अली हसन मलिक हैं और डॉक्टर वलीद हैं। So we have basically 5 wings of SYNC. There is MBBS BDS wing जिसमें MBBS और BDS के स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। एक डॉक्टर्स का फोरम है, एलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग का फोरम है। ये प्लीज आप एडिट ना करें इसको। और इसके अलावा डीवीएम का फोरम है। इसके अलावा हमारी डोमेन्स हैं, ये बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, वेलफेयर, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये मेजर 5 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। एंड व्हाट वी डू इज, जो हमारा सिंक एसएलएमसी है यानी कि जो सिंक साहिवाल मेडिकल कॉलेज है, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिससे हम बिलोंग कर रहे हैं, जिसने ये आपके लिए ऑर्गेनाइज किया सेशन, ये हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एंड फॉर सिंक एसएलएमसी वी हैव दिस वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसमें हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे रमज़ान था तो वी डिड आवर रमज़ान ड्राइव, वी डू इट एवरी ईयर, जिसमें हम एक तो राशन ड्राइव करते हैं। फॉर दिस ईयर वी डिस्ट्रीब्यूटेड राशन अमंग 51 families and we do our अफ्तार ड्राइव, जिसमें एक साहिवाल में एक ओल्ड एज में वी गो देयर अफ्तार ड्राइव के लिए। एंड दिस ईयर वी डिड अफ्तार दस्तरखान खान साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में। उसके अलावा ईडी ड्राइव इन एन ऑर्फनेज साहिवाल में। इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है, वी डू अवेयरनेस कैंपेन्स उनके थ्रू।
हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ स्क्रीनिंग से रिलेटेड पब्लिक में अवेयर करने के लिए, उसके लिए स्क्रीनिंग कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स जिसमें फ्री चेकअप्स वगैरह हैं। उसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन है जिसमें पब्लिक को अवेयर करते हैं। एंड वेरियस सेमिनार्स हैं जिसमें हमारे पास टबैको अगेंस्ट टबैको आ गया, डायबिटीज अवेयरनेस आ गई, थैलेसीमिया अवेयरनेस आ गई। ये हमारे वेरियस प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिससे वी डू आवर करियर काउंसलिंग सेशन और एमडी कैट अवेयरनेस सेशन, स्कूल गाइडेंस सेशन जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स पे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अवेयर करते हैं, प्रेफरेबली गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। और इसके अलावा हमारे पास ये मेडिकल रिसर्च का डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हमारा आज ये सेशन अरेंज किया गया है फॉर यू गाइस कि हम मेडिकल रिसर्च रन कर सकें। एंड देयर इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो फोकस इसका है मेंबर्स के ऊपर है, मेंबर्स की ग्रूमिंग के ऊपर है। तो आई विल नॉट टेक any more of your time. So, without any further delay, I'll invite Minal Basra, our speaker for today, who will start just now. Minal, आप unmute कर लें, please, and start the session. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही? आप सब मुझे कंफर्म कर दें एक दफा आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है। चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है जो कि टॉपिक है रिसर्च बेसिक्स एंड मेथोडोलॉजी। आज एक ओवरऑल पूरा जितना रिसर्च में हमारा जो रिसर्च प्रोसेस जिसे आप कहेंगे उसके सारे स्टेप्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसको शॉर्टली कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेक्चर के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरी सीरीज के, यू कैन से, सबसे पहले तो इंशाल्लाह इस सीरीज के बाद आप सब लोग खुद एबल होंगे कि आप रिसर्च प्रपोजल्स अपने खुद बनाएं, रिसर्च क्वेश्चंस खुद बनाएं और साथ रिसर्च कंडक्ट करें खुद। लाइक इंशाल्लाह यू ऑल विल बी एबल के आप एक रिसर्च क्वेश्चन लें, उसके ऊपर फुल आपके डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जितने भी स्टेप्स हैं वो हम आपको खुद सिखाएंगे, रिजल्ट कैलकुलेशन तक जितने भी फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद आप अपने जूनियर्स को सुपरवाइज कर सकेंगे रिसर्च वर्क के अंदर। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फॉर्मली इस लेक्चर का स्टार्ट करें तो 3 टर्म्स होती हैं आप जिसे आप कहें कि एक ट्रूथ है, एक नॉलेज है और बिलीफ। ट्रूथ वो है जो एक सर्टिफाइड चीज है, कंफर्म है कि अच्छा ये एक हक है, बरहक बात है कि ऐसा ही होता है। बिलीफ है जो आपका एक अकीदा है। इधर बिलीफ से मुराद रिलीजियस बिलीफ नहीं है। उन बिलीफ्स को अपार्ट रखते हुए बिलीफ में आप ये कहेंगे सपोज जैसे थोड़ा सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होते हैं हमारे फोर फादर्स के, कि आपके हाथ से कांच टूट के गिर गया तो आज आपका दिन बुरा गुजरेगा, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। या फिर आप कह लें कि जी घर में कौवा बोला है तो मेहमान आएंगे। ये इस तरह के बिलीफ्स होते हैं। अगर आप इस तरह के किसी एक बिलीफ को लें और उसको आप वेरीफाई करें, उसको जस्टिफाई करें और उसको ट्रुथ के पोर्शन में लेके आए, तो इस चीज को, ये जो इन बिटवीन चीज है ना, ये नॉलेज है। लाइक आप कहें कि 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक ट्रुथ का सर्कल है और एक बिलीफ का, जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वो पोर्शन नॉलेज का है। रिसर्च का बेसिक पर्पस ये है कि ये जो नॉलेज का आपका पोर्शन आ रहा है इसको इंक्रीज किया जाए। अभी मैंने आपको रिसर्च की डेफिनेशन बतानी है, उससे पहले इसलिए ये बैकग्राउंड दे रही हूँ कि वहां पे ये वर्ड आएगा, पूल ऑफ नॉलेज, कि एक बिलीफ को आप इस ट्रुथ के सेक्शन में लेके आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे वो किस तरह हमने करना है, रिसर्च के थ्रू करना है। और इस तरह नॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। एक बिलीफ था जिसको जस्टिफाई किया गया कि वो ट्रू बिलीफ है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज। अब आपने इसको जस्टिफाई कैसे करना है, ये जो जस्टिफिकेशन वाला पोर्शन है ना, हाउ यू फाइंड दैट जस्टिफिकेशन, तो ये आप करते हैं थ्रू रिसर्च। आई होप थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई होगी। अब व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च एक बहुत सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि एक जो चीज पहले से ही डिस्कवर हो चुकी है। लाइक एक फैक्ट है, आपको स्काई ब्लू नजर आ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है, ये एक फैक्ट है। इसकी रीजन आप देखें कि ये स्काई ब्लू क्यों है, आप इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स देखें, या फिर कहने का सिंपल पर्पस ये है कि जो एक जस्टिफाइड चीज पहले ही आप उसकी रीजनिंग फाइंड करें कि वो क्यों है। या फिर आप कोई न्यू चीज फाइंड आउट करें, किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखें जो पहले कभी सर्च ही नहीं किया गया। जैसे कि आप कहें कि एक स्लीप पैरालिसिस की टर्म है कि आप स्लीप पैरालिसिस नॉर्मली जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनके अंदर होता है, किसी मेडिकल स्टूडेंट में होता है, तो आप देखें कि वो क्यों हो रहा है।
जिसको पहले स्टडी नहीं किया गया। स्लीप पैरालिसिस पे भी ना रिसेंट ईयर्स में कुछ स्टडी हुई है, पहले इसके ऊपर एसएच नहीं हुई, तो एक बहुत रिसेंट सा टॉपिक था। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है कि इसको पहले नहीं देखा गया, नेवर बिफोर बीन आस्क्ड। ओके, देन अगर फॉर्मल जो प्रॉपर एक रिसर्च की डेफिनेशन है वो क्या है? रिसर्च इज अ फॉर्मल वर्क अंडरटेकन सिस्टमेटिकली। इन जिन वर्ड्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, कैप्स लॉक में लिखा है, इंटेंशनली लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का जो फर्स्ट मेन वर्ड है वो है फॉर्मल वर्क अंडरटेकन सिस्टमेटिकली। सेकंड पे सेकंड वर्ड है सिस्टमेटिकली। टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। अब वो जो जितनी मैंने बैकग्राउंड नॉलेज पे जो स्टोरी सुनाई है उसका पर्पस ये था कि इसकी डेफिनेशन में जो ये वर्ड है स्टॉक ऑफ नॉलेज, आपको उसका आइडिया हो कि आपने एक चीज को, एक अनप्रूव्ड चीज को आप प्रूव करके ले, प्रूव करने में सिर्फ ये नहीं आता कि आप बता रहे हैं कि वो चीज सच है या वो यस में ही आंसर है, उसमें आंसर नो में भी आ सकता है। जैसे अगर मैंने वो एक एग्जांपल दी थी कि ग्लास टूटेगा तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अगर इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाए तो उसमें प्रूव हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो नो में आंसर आ गया, तो तब भी वो चीज स्टॉक ऑफ नॉलेज में ऐड हो गई है। टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज स्टॉक टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। आई गेस इस डेफिनेशन की अब समझ आ गई होगी। अब इसके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करी फॉर्मल वर्क। फॉर्मल वर्क से मुराद ये है कि आप सब इधर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स बनेंगे फ्यूचर में, सर्जरी में कोई जाता है सपोज, या मेडिसिन में। अब सर्जरी के आप एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आप लेप्रोस्कोपी कोई सर्जरी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप उधर 3-4 सर्जरीज काफी ज्यादा होती हैं, सपोज आप 3-4 सर्जरीज डेली बेसिस पे करते आ रहे हैं, महीनों से करते आ रहे हैं। आपने उन अब एक देखना है स्पेसिफिकली कि उस सर्जरी का कोई एक पॉइंट आपके माइंड में आता है कि यार इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है। आपने वो अब सोचा है, आपने उसके ऊपर फॉर्मली ना डिजाइन करना होता है अपने माइंड में कि अच्छा मैं ये काम करूंगा, मैंने इस स्पेसिफिक सर्जरी का ये देखना है कि इस सर्जरी में से पहले एनेस्थीसिया दिया था, एनेस्थीसिया की कितनी डोज दी थी, वो कितनी इफेक्टिव रहती है, क्या उसका है कोई भी आप या फिर सर्जरी के दौरान किसी वो इंट्यूबेशन ट्यूब वगैरह डाली, किसी एक चीज को पकड़ लें, उस पर आपने रिसर्च करनी है। वो सर्जरीज जो महीने से आप करते आ रहे थे वो एक नॉर्मल हो रही थी, अब आपने फॉर्मली वर्क स्टार्ट करना। अब आपने हर होने वाली सर्जरी को ऑन रिकॉर्ड रखना है। तो इस चीज को हम कहते हैं फॉर्मल वर्क, कि रिसर्च इज अ फॉर्मल वर्क। फॉर्मल का मतलब है कि आप उसको प्रॉपर प्री प्लान करते हो, आप एक सिस्टमाइज्ड वे में उसको लेके चलते हैं। ठीक है, फॉर्मली कर रहे हैं। जो आप वो कैजुअली सर्जरीज हो रही थी वो उसमें नहीं आ रही रिसर्च में। जो अब आपने जिस दिन सोच लिया कि अब आप इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अब इसको हम कहेंगे फॉर्मल वर्क। फिर आ रहा है अंडरटेकन सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे में एक एक स्टेप को लेके चलना। सबसे पहले इसके अंदर स्टेप आता है डाटा कलेक्शन, फिर आता है डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा कलेक्शन में आपने कोई भी जो रिसर्च टॉपिक आपका चूज हुआ है उससे रेलिवेंट डाटा कलेक्शन करनी होती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग डाटा कलेक्शन मोस्टली करते हैं गूगल फॉर्म्स से। आपके अपने आपने खुद कितने गूगल फॉर्म्स फिल किए होंगे, जो अभी कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो कम उन्होंने भी एटलीस्ट कुछ फॉर्म्स 1-2 फिल किए होंगे। फोर्थ ईयर वाले तो कम्युनिटी मेडिसिन में फिर हंड्रेड्स नंबर में फॉर्म फिल करते हैं ना, कि सबने रिसर्च करनी होती है। तो वो जो गूगल फॉर्म्स हैं वो बेसिकली कौन सा स्टेप है डाटा कलेक्शन का। फिर इसमें होता है डाटा एनालिसिस, जिसको हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से एसपीएसएस से करते हैं। मेरी स्पीड शायद थोड़ी ज्यादा है क्योंकि मुझे काफी कुछ कवर करना है शॉर्ट टाइम में, लेकिन एक एक स्टेप को भी मैं फर्दर हर नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। एनालिसिस हम करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, एसपीएसएस हो गया, एक्सेल हो गया। फिर उसके इंटरप्रिटेशन, मतलब हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने कि हमारे इंटरप्रेट हमने क्या किया अपने रिसर्च वर्क से। और आगे तो टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। आपने फॉर्मली एक काम किया, उसको सिस्टमेटिकली किया, और उस स्टॉक ऑफ नॉलेज में उस पोर्शन को इंक्रीज करने के लिए ये काम किया गया, तो इसको हम कहते हैं रिसर्च। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आपके जो रिसर्च का प्रोसेस है उसके अंदर बेसिक स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, इसको अब ये जो स्टेप्स हैं ये सारे मैं बहुत ना जिसे कहते हैं ना बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाऊंगी, जो हम आप सब स्टूडेंट्स हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, जो आपके लिए इजी हो। लाइक अगर इसके ऊपर एक फॉर्मल लेक्चर दिया जाए ना, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दें और थोड़ी डिफरेंट डिफिकल्ट वर्डिंग में दें, लेकिन मैं बेसिक बेसिक और शॉर्टकट मेथड्स वगैरह उन पे ज़्यादा करेंगे फोकस। हम सबसे पहले अपने करनी है रिसर्च अप्रोच डिसाइड। ये स्क्रीन पे राइटिंग ना करें प्लीज। अच्छा, सबसे पहले है डिसाइड योर रिसर्च अप्रोच। हफ्सा ये रिमूव हो सकते हैं यहाँ से?
अच्छा, सबसे पहले है डिसाइड योर रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच क्या होती है बेसिकली, कि आपकी स्टडी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। उसके बाद आपने करना होता है एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना होता है, जिसे आप रिसर्च टॉपिक भी कह सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट करना है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के एक्सप्लेनेशन में देती हूँ। फिर साइनॉप्सिस राइटिंग है। साइनॉप्सिस को आप रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं, कि आपने प्रपोजल राइटिंग करनी है, साइनॉप्सिस राइटिंग करनी है, कि आप क्या करने वाले हैं अपने रिसर्च में। वो आपने साइनॉप्सिस लिख के अपने इंस्टीट्यूशन से उसका अप्रूवल लेना होता है, जो कि वेरी नेक्स्ट स्टेप है एथिकल अप्रूवल, जिसको आईआरबी लेटर भी कहते हैं। आपने साइनॉप्सिस लिखना है, फिर उसकी एथिकल अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, जो कि होगा एसपीएसएस वगैरह से। फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, जो आपके डाटा कलेक्शन और एनालिसिस से रिजल्ट्स निकले हैं उनको अब आपने इंटरप्रेट करना है। डिफरेंट फॉर्मूलाज वगैरह लगते हैं एसपीएसएस में, वो भी एक्सप्लेनेशन होगी नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी डिटेल से, हमारे नेक्स्ट सीरीज के कुछ लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, तो उसमें होगा ये। फिर पेपर राइटिंग है। अब आपने ये जो जितना रिसर्च वर्क किया टोटली, इसको आपने राइट अप करना है, पेपर राइट करना है इसका, और देन उसको पब्लिश करना है। जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी वो आपकी फाइंडिंग्स होती है। रिसर्च में ऐसा नहीं है कि आपको एक नई चीज पता चल गई तो आपने बस अपने तक महदूद रखना है कि मुझे ही पता है। जैसे वो कहते होते हैं ना, कोई रेसिपी आती है तो बस आपको ही पता हो, किसी और को नहीं बतानी। तो रिसर्च में आपने ऐसे नहीं करना होता। आपने जो चीज की है, जो फाइंडिंग्स की है, जो आपको न्यू चीज आपको मिली है, वो आपने पब्लिश करनी है, और वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह पब्लिश होती है। नेक्स्ट है रिसर्च अप्रोच। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त? मिनाइल स्क्रीन दोबारा शेयर करो। अच्छा, चलें। तो फर्स्ट स्टेप था, जो ये बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च था, इसमें फर्स्ट स्टेप था डिसाइड योर रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच में अब दो तरह की स्टडीज आती है हमारे पास, एक है क्वालिटेटिव स्टडी और सेकंड है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी, जो जितनी स्टडीज हम मोस्टली करते हैं ना, वो होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, एनालिटिकल स्टडीज हैं, और जो स्टूडेंट लेवल पे मोस्टली, या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट पे भी इवन जो होती है ना, वो ज्यादातर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की जाती हैं। हम अपनी सीरीज में भी मेनली क्रॉस सेक्शनल को फोकस करेंगे। क्वालिटेटिव स्टडीज आसान, इस सेंस में आप कह सकते हैं कि वैसे थोड़ी इसके आगे वो एनालिसिस वगैरह थोड़ा काफी डिफरेंट होता है क्वांटिटेटिव से। लेकिन क्वालिटेटिव में एक चीज ये होती है कि क्वांटिटेटिव स्टडी में जो आप करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वगैरह, एनालिटिकल स्टडीज वगैरह, इसके अंदर सैंपल साइज बहुत ज्यादा आता है। जैसे कि आपने अगर अभी फोर्थ ईयर वाला कोई स्टूडेंट ऐड है जिसने कोई सैंपल साइज कैलकुलेशन की हो या रिसर्च स्टार्ट की हो, तो उसमें ये है कि आपका सैंपल साइज कोई राउंड अबाउट ना 300 तक, 350 तक, कुछ का कम भी आ रहा था, 200 तक आ रहा है, डिफरेंट पेपर्स पे वेरी करता है। मेरी जितनी रिसर्चेज हुई हैं मोस्टली का ना 350 तक सैंपल साइज रहा है क्वांटिटेटिव स्टडीज का। जो आपकी क्वालिटेटिव होती है ना, इसका सैंपल साइज 7, 10, 15 इतना जाता है मैक्सिमम। लेकिन इसमें होता क्या है कि क्वालिटेटिव स्टडी में ना मेनली इंटरव्यू बेस्ड होती है, कि आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज मैं आपसे पूछूं कि आपका जो एग्जाम हुआ यूएचएस का, वो इंटीग्रेटेड एग्जाम था, अगर इधर मॉड्यूलर सिस्टम वाले बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उनसे पूछें उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। या फिर आप कोई भी असेसमेंट दे के हटे हैं, कोई न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस या कुछ भी। मैं आपसे अगर यूएचएस का था ना, यूएचएस के स्टूडेंट्स हैं, उनका लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो उनके अपने 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 कॉलेज में हुआ था। इस दफा सेंट्रलाइज्ड है कि सेंटर चेंज हुए हैं। उनसे पूछा जाए कि उनका एक्सपीरियंस इस दफा कैसा रहा। तो मैं एक क्वेश्चनियर बनाऊंगी, उसके 7, 8 क्वेश्चंस होंगे। अब अगर मेरा सैंपल साइज सपोज 10 निकला है, तो उन 10 स्टूडेंट्स से मैंने सेम क्वेश्चंस पूछने हैं। वो जो मुझे आंसर करेंगे उसको मैंने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब वो रिकॉर्डेड जो आंसर है उसको एज इट इज आपने पेपर में लिखना होता है। वो होता है क्वालिटेटिव स्टडी। कि आपके पास 7, 8 स्टूडेंट्स थे, आपने कोई इंटरव्यू बेस्ड किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे, उसके आगे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में नहीं मैं जा रही, मैं सिंपल एक बेसिक्स है ना मेथोडोलॉजी बता रही हूँ कि क्वालिटेटिव स्टडी इस तरह होती है। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या है कि आपके क्वेश्चनियर्स डिफरेंट शेयर होते हैं, क्वेश्चनियर्स को आपने फिल किया, फिर आप उनको एनालाइज करते हैं, और फिर आपके जो भी फाइंडिंग्स वगैरह रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये थोड़ा बेसिक था कि रिसर्च अप्रोच क्या है। इसकी फर्दर टाइप्स मैंने इसलिए नहीं लिखी कि वो जरा ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा।
दो तरह की स्टडी अप्रोच है। अब आपने फर्स्ट स्टेप ये कि आपने डिसाइड करना है कि आप स्टडी जो कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव स्टडी हो या फिर वो क्वांटिटेटिव स्टडी हो। जो कि मैंने आपको बताया कि मेनली हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव में भी आगे मेनली कर रहे होते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। मुझे इधर मेंशन करना चाहिए था वैसे, क्रॉस सेक्शनल क्वांटिटेटिव और आगे क्रॉस सेक्शनल इसके फर्दर सब टाइप कर रहे होते हैं हम। फिर सेकंड क्वेश्चन मेन टॉपिक, अपना रिसर्च टाइटल जिसे आप कह देंगे रिसर्च क्वेश्चन होता है कि आप रिसर्च करने किस चीज पे लगे। ठीक है, वो आपका होना चाहिए कि आपने किस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च टाइटल अपना चूज करें। इवन हमारे कुछ टीचर्स कहते थे कि रिसर्च टॉपिक चूज करने पे ना बेशक महीनों लगाओ, लेकिन इसको इतने अच्छे से आपको पता हो कि आपका टॉपिक क्या है कि आपको फर्दर ना उसके ऊपर वर्किंग करनी आसान हो। रिसर्च टॉपिक बड़े सोच समझ के और आपने आराम से टाइम लेके चूज करना होता है। एक तो होता है कि टॉपिक आपके माइंड में कोई आ जाए, कोई भी रिसर्च टॉपिक आपने अपने इर्द गिर्द से सराउंडिंग से कुछ देखा हो, आपको लगे कि इसके ऊपर रिसर्च करनी है। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि आप ये पूरी सीरीज अटेंड करेंगे, कोई लेक्चर्स वगैरह लेंगे, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि रिसर्च क्या है, टॉपिक वगैरह कैसे चूज होते हैं। तो आपका ना अपने इर्द गिर्द को देखने का ना एक बिल्कुल नजरिया चेंज हो जाता है। जब मेरा फर्स्ट पेपर हुआ था सेकेंड ईयर में, तो उस तक उसमें भी पेपर कंप्लीट होने से पहले जब हमने टॉपिक्स चूज किए हैं, 4 5 6 टॉपिक सामने आए हैं, तो उसके बाद ना बिल्कुल जब मैं क्लास में बैठे हुए कोई लेक्चर भी दे रहा है या फिर आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में ना चलते फिरते भी आप जिस चीज पे नजर पड़ती है आपको लगता है कि अच्छा ये रिसर्च टॉपिक हो सकता है। आपके साथ भी ऐसा होगा और बहुत से अच्छे टॉपिक्स इस तरह आपको मिल जाते हैं विदाउट सर्चिंग आउट। तो अगर तो आपके पास आपके माइंड में खुद टॉपिक आ जाए रिसर्च का, तो वेल एंड गुड, आपको कुछ मिलता है, कुछ न्यू आपको लगता है कि इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए या इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है, या कुछ दो चीजों का इंटर लिंक आप निकाल सकते हैं। तो वो हो गया कि आपका रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। आपने बाद में देखना है, उसको प्रोसीड करना होता है। अगर आपको टॉपिक माइंड में आए तो उसको अपने प्रोसीड ऐसे करना है कि आपने वो टॉपिक लिखना है गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे, और देखना है उसके ऊपर को पहले कुछ हुआ हुआ है, कोई इससे रेलिवेंट रिसर्च वगैरह हुई हुई है, आपने वहां से सर्च करना होता है। सेकेंड वे, अगर आपको नहीं टॉपिक कोई मिल रहा, इजी वे क्या है कि आप मैं आपको ना साथ गूगल स्कॉलर ओपन करके दिखाती हूँ। वेट, आपने सिंपल गूगल पे जाना है और आपने यहाँ पे लिखना है गूगल स्कॉलर। इसको मैं एक स्टेप बैक ले जाऊँ, अगर गूगल पे गए, आपने गूगल पे टाइप करना है गूगल स्कॉलर और आपके पास एक ऐसी टैब ओपन हो जाएगी। गूगल स्कॉलर के ऊपर आपके पास सारे जितने, आप इधर कुछ भी लिखेंगे तो उससे ना काफी सारे रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं। कोई भी आपका टॉपिक, अगर मैंने कहा था ना आपने अपने एवरीडे लाइफ से या खुद आपके माइंड में कोई टॉपिक आ गया तो वो आपने करना चाह रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वो टॉपिक। अगर आपके पास टॉपिक नहीं आया तो आप यहाँ पे लिख लें सिंपली अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे लिखा है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, तो ये काफी सारे टॉपिक्स आ गए। अब इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। आपको जो यहाँ पे पेपर्स शो कर रहा है ना गूगल स्कॉलर, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे ये लिखा होता है ईयर, जैसे ये 2004 लिखा हुआ है, 2012 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2004, ये जो साथ है ना ये मेंशन हो रहा है कि ये रिसर्च कब पब्लिश हुई थी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका जो पेपर है, जो टॉपिक है, वो यहाँ से रिसेंट हो, जिसके ऊपर रिसेंट रिसर्च हो चुकी है, या फिर जो एक रिसेंट जिसे आप कहें ना करंट इशू है, वो आपने देखना है। अब इसमें हम कोशिश करें कि जो ज्यादा रिसेंट चीज मिले हमें, जैसे अभी 2015, कोई 2020 या 2020 के बाद वाला, जैसे ये देखें 2021, ये है ई लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, ये एक रीसेंट टॉपिक है। अब ई लर्निंग एप्स वगैरह आजकल ही आ रही हैं, जैसे एआई एक बहुत मॉडर्न चीज है, इसके ऊपर रिसर्च हो सकती है, इसके डिफरेंट आप इंटरलिंक्स निकाल सकते हैं। आपने ये देखा ई लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक टॉपिक आ गया है जो आपने कहाँ से देखा था, गूगल स्कॉलर पे आपने जाके लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर किस टाइप की रिसर्च हो रही है। अगर आप इस ई लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट को कॉपी करें ना, इसी को दोबारा आप यहाँ पे देख लें, ई लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट, तो इसके ऊपर पेपर्स आ जाएंगे कुछ जितने भी अवेलेबल हैं। इसके ऊपर फिलहाल ये एक ही अवेलेबल है जो इसके साथ है ना, मतलब कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई हुई है। तो देखें आपको बैठे बैठे कितना अच्छा टॉपिक मिल गया।
अब जाके देखें जो ज्यादा एक्टिव है वो इसी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ई लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, ये आपका एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप था, बिल्कुल आपने स्टडी अप्रोच देखी, अप्रोच में आपने क्वालिटेटिव डिसाइड किया या क्वांटिटेटिव। अब हमारा डिसाइड हो गया कि क्वांटिटेटिव करनी है। क्वांटिटेटिव में आपने देखा है आगे टॉपिक क्या होना है, तो वो टॉपिक आपने या तो खुद एक आपके माइंड में आ जाए उसके ऊपर रिसर्च करें। सेकेंडली आपने अगर गूगल स्कॉलर से देखना है तो वो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। अब ये आगे है कि ई लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। अब मैं अपने पावर पॉइंट पे दोबारा जा रही हूँ वापस। चलें, अब नेक्स्ट है थर्ड पोर्शन हमारा कि रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च टॉपिक के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इसमें फर्स्टली है कि वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंस या रेलिवेंट क्वेश्चन से क्या मतलब होता है कि आपने जो रिसर्च टॉपिक है वो आपकी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हो। जैसे अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो मैंने आपको अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड एक टॉपिक बताया जो आपके अपने पर्टिकुलरली आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, आपको कोई फायदा दे। अगर आप नेक्स्ट फर्दर इवन क्या अभी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ना, आप किसी भी चीज पे हम लोग पैथोलॉजी पे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किसी भी चीज पे हम रिसर्च कर सकते हैं। बाद में ना फर्दर आपकी फील्ड जब डिसाइड हो रहती है, सपोज के कोई पैथो में स्पेशलाइजेशन कर रहा है तो उसकी सारा जो रिसर्च वर्क होता है ना वो पैथोलॉजी से रेलिवेंट होता है। किसी का सब्जेक्ट जो है मेन उसने डीएमई चूज किया है तो वो डीएमई में रिसर्च करेगा, डीएमई से रेलिवेंट। कोई फिजियोलॉजी में तो वो सिर्फ फिजियोलॉजी से करेगा। तो ये होता है कि रिसर्च टॉपिक रेलिवेंट होना चाहिए। एक तो आपसे रेलिवेंस हो क्योंकि वो आपको फर्दर लाइक आपकी वो सीवी वगैरह में ना वो आपके पर्टिकुलर डिग्री से रेलिवेंट होता है। दूसरा रेलिवेंस का जो मेन मतलब होता है ना वो कि जिस कम्युनिटी में जिस इन्वायरमेंट में वो आप हैं उन लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो, जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो उनसे रिलेटेड हो। अगर आप चेक करें कि एआई का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या है तो वो स्टूडेंट्स से रेलिवेंट है। तो ये होता है रेलिवेंस। फिर होता है इनोवेटिव, कुछ ना कुछ उसके अंदर नया होना चाहिए, कोई इनोवेशन होनी चाहिए, वही आपका रिसर्च टॉपिक होगा। फिर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल से मुराद ऐसे इसको एग्जांपल ले सकते हैं आपके। सपोज आप एक रिसर्च कर रहे हैं कि आपके कॉलेज में कोई टीचर्स जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उनकी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, और यही क्वेश्चनियर आप जाके ना टीचर्स से फिल कराएं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप लेके जाएं टीचर्स के पास और आपको अपनी बता रहे हो कि जी अ, ये मसला है, ये मसला है, इसकी वजह से लेक्चर में बच्चे इतने नहीं अटेंटिव होते। तो इस तरह की चीज नॉन एक्सेप्टेबल होती है, वो आपको क्वेश्चनियर कभी भी नहीं फिल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी होती है जो आपका टॉपिक है वो एक्सेप्टेबल हो। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो के आप कोई ऐसा रिसर्च करें जिसके अंदर सपोज के आपके कोई टेस्ट हो, एलएफटीज हैं, आपके रिसर्च टॉपिक कुछ ऐसा है जिसके अंदर पेशेंट के एलएफटीज की एलएफटी, आरएफटी या कोई भी इस तरह का टेस्ट है उसकी रेलिवेंस आप निकाल रहे हैं किसी भी फैक्टर से। अब वो जो एलएफटीज हैं, आपने 100 पेशेंट, सपोज आपका सैंपल साइज आ गया सॉरी 100 आ गया, 150 आ गया, 200 आ गया, आपने उन सबका वो एलएफटी टेस्ट कराना है। उसकी कॉस्ट आपके ऊपर आनी जो कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो आपका रिसर्च टॉपिक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर जितनी भी रिसर्च वर्क होता है उसको फंडेड होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह की रिसर्चेज आप वहां पे कर सकते हैं। और यहाँ हमारे स्टूडेंट लेवल पे तो बिल्कुल भी आपको कोई फंडिंग वगैरह नहीं होती। तो आपका टॉपिक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो कुछ ऐसा ना हो कि आपको आपने चूज कर लिया, सारे उसके ऊपर वर्किंग हो रही है तो और बाद में वो आपको मसला बने इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसलिए जब टॉपिक चूज करना है तो तब भी आपने ये 5 पॉइंट्स देखने हैं कि उसके अंदर होनी चाहिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। रेलिवेंट हो, इनोवेटिव इनोवेटिव हो, एक्सेप्टेबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। उसके बाद कि वो एथिकली राइट हो। एथिकल अप्रूवल हर पेपर से पहले आपको अपने इंस्टीट्यूशन से आईआरबी या आईईआरबी जिसको लेटर बोलते हैं, एथिकल रिव्यू बोर्ड से आपने एथिकल अप्रूवल लेना होता है। मेनली एथिकल अप्रूवल जो उन रिसर्चेज में होता है था जरूरी कि जिनमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, कि उनके ऊपर कोई रिसर्च की जा रही है। मतलब कि इस तरह नहीं कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ इस तरह के आप कोई ड्रग वगैरह इंजेक्ट कर रही हैं, किसी में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, तो उनका एथिकल अप्रूवल जरूरी होता है। लेकिन आजकल हर रिसर्च जो भी हो रही है वर्क उसमें आपको एथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है, इसको कंपलसरी करार दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका ये रिसर्च टॉपिक में करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ये टॉपिक, ये पॉइंट नंबर 2 था कि हमने रिसर्च टॉपिक अब चूज कर लिया, वो फाइनल हो गया, उसके अंदर ये सारी खसूसियात हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने लिटरेचर रिव्यू करना है। अब आपका टॉपिक डिसाइड हो गया,
अब आपने उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू में आपको मैं बताऊंगी कि अपने रिसर्च पेपर को कैसे रीड करना होता है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना होता है, और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं फॉर लिटरेचर रिव्यू, जैसे कि गूगल स्कॉलर है, पबमेड है। गूगल स्कॉलर मैंने आपको भी ओपन करके दिखाई थी, अब दोबारा हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं। गूगल स्कॉलर पे जाके आपने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे पहले मैंने एक निकाला हुआ ये ई लर्निंग का टॉपिक। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है मेरा। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये एक टॉपिक निकाल, पब्लिकेशन एथिक्स एंड रिसर्च मिसकंडक्ट। ये एक टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है। मजे का टॉपिक है ना वैसे, रिसर्च मिसकंडक्ट के, रिसर्च करते हुए क्या क्या मिसकंडक्ट हो सकती हैं, या रिसर्च एथिक्स। अच्छा, ये थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है, कोई बेसिक टॉपिक निकालते हैं हम। स्ट्रेस, स्ट्रेस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स। आप सपोज आपने ये टॉपिक चूज किया, तो अब आपने इस पे करना है लिटरेचर रिव्यू। आपने स्ट्रेस अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स निकाला है, अब फिर आपने सेम ये देखना है कि रीसेंट पेपर कोई हो। ये 2003 वाला है तो इसको भी हम नहीं कंसीडर करेंगे। जो लिटरेचर रिव्यू है ना, उनमें से हमने वो पेपर्स को ना कोट करना होता है एज अ रेफरेंस अपने रिसर्च पेपर में, अपने साइनॉप्सिस में। तो उसमें मेक श्योर करना है कि जो भी आपका रिसर्च पेपर आप जिसको रिव्यू कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू में जो आपका इंक्लूड कर रहे हैं, वो 5 ईयर्स से ओल्ड ना हो। 5 ईयर्स क्या बनते हैं, अभी आप 2024 है ना, तो आप 2020 के पेपर या 2019 के ले लें, उससे पुराने वालों को ना देखें। जैसे अभी 2013 है, यहाँ पे ये भी ओल्ड है, 2012 ओल्ड है, 2015, और ये 2003। आपके पास ये देखो टोटल एंट्रीज में, ये कही थी कि आप कोई भी टॉपिक लिखें तो ये देखें यहाँ पे कितने सारा लाइक पेपर्स अवेलेबल हैं। 4 मिलियन एक इस स्ट्रेस के टॉपिक पे। इसलिए जो सीमेट की रिसर्च करें वो स्ट्रेस पे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम हो चुका है। अब ये थोड़ा उनके कंपैरेटिव ये रिसेंट है, 2017 वाला। हमें चाहिए कोई 2020। इसमें नहीं है, उसमें ना फर्दर डिफरेंट नेक्स्ट पेज 2 3 पे मिल जाना था, लेकिन मैं उस पे नहीं जा रही, मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। ये देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, क्योंकि टॉपिक अभी रिसेंट है तो उसके ऊपर सारे पेपर रिसेंट है, 2019 का है, 2020 का है। अब ये फर्स्ट आपके पास आ गया, व्हाई डू मेडिकल स्टूडेंट्स एक्चुअली नीड टू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इस पेपर को ओपन करें। अब मैं आपको ये इस वक्त बता रही हूँ लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। आपने पेपर देखे, आपने उसमें से रिसेंट चूज किया है। अब जब आपने पेपर को रीड करना है तो ये एक फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक के पूरे पेपर में जो कुछ है उसको एक नट शेल में कंक्लूड करके एक उसका ना कंक्लूजन पैराग्राफ है, लेकिन ये अवेलेबल एंड पे नहीं होता, फर्स्ट पे होता है। जब हम ऐसे वगैरह लिख रहे होते हैं तो हम एंड वाला पैराग्राफ लिखते होते हैं कि ये हमारा पूरे जो सी है ना उसकी समरी है। इसमें जो पूरे पेपर की समरी है या एब्स्ट्रैक्ट है, वो हर पेपर के स्टार्ट में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। आपने पूरा पेपर रीड नहीं करना होता, आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रीड करना होता है। ये ग्रुप बना है तो ग्रुप से किसी का मैसेज आया था कि वो अपनी किसी रिसर्च का पूछ रहे थे, उन्होंने उसमें बताया था कि उनको लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है। वो जूनियर स्टूडेंट थी, वो कह रही आप भी मुझसे हो नहीं रहे इतने पेपर्स। तो वो भी ये मिस्टेक करती कि वो पूरा पूरा पेपर रीड कर रही थी। आपने पूरा पेपर रीड नहीं करना होता, आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है। एब्स्ट्रैक्ट को रीड करके आपको पता चल जाता है कि पेपर आपके काम का है या नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट में ना डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। कुछ जर्नल्स में ऐसे होता है कि आपने हेडिंग वाइज एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। सबसे पहले ना ये जो फर्स्ट लाइन होती है कि होती है बैकग्राउंड की, कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर सेकंड पे होता है उसको आपका एम या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप ये कर क्यों रहे हैं रिसर्च। फिर उसका मेथोडोलॉजी होती है, फिर रिजल्ट्स और कंक्लूजन। अब जो इस वाले है इसमें हेडिंग्स नहीं अवेलेबल। ये हर जर्नल टू जर्नल ना थोड़ी सी पैटर्न वेरी करता होता है एब्स्ट्रैक्ट का। अगर इसको रीड करें हम, with emerging innovations in artificial intelligence poised to substantially impact medical practice, interest in training current and future physicians about the technology is growing। ठीक है, ये उसने थोड़ा बैकग्राउंड दिया हुआ है कि हम एआई पे वो क्यों कर रहे हैं रिसर्च। नेक्स्ट आएगा, लॉन्ग साइड कम्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट प्रिसाइजली शुड मेडिकल स्टूडेंट्स बी टॉट। ये है उसका ऑब्जेक्टिव, कि ये एक बैकग्राउंड बता दिया कि एआई आजकल मॉडर्न ही फिजिशियंस वगैरह मतलब एक मॉडर्न चीज है, एआई आ गया फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर फिजिशियंस इसको यूज करेंगे। ये एक बैकग्राउंड दिया है। उसका एम उसने बता दिया है कि
क्वेश्चन क्या राइज होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या क्या उसके मुतालिक पढ़ाया जाना चाहिए. While competencies for the clinical usage of AI are broadly similar to those of any other novel technology, there are qualitative differences of critical importance to concerns regarding explainability, health equity, and data security. Data security. मेरे ख्याल है क्वालिटेटिव पेपर निकल गया मेरे से, तो अच्छा पेपर चेंज करते हैं. अच्छा इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ ये क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप है. क्वांटिटेटिव में अगर जाएंगे तो वहां पे ना यहाँ मेंशन किया होगा कि वो कैसे रिसर्च की गई है, जैसे वहाँ पे मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी लिखी होगी. एक मिनट, उसको मैंने वहां पे स्टॉप इसलिए किया कि वो थोड़ा क्वालिटेटिव की तरफ गए हैं. अच्छा ये तो बहुत अच्छा वाला मिल गया एब्स्ट्रैक्ट, इसमें हेडिंग्स भी हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट है और इसमें हेडिंग्स दी हुई है अलग अलग कि ये बैकग्राउंड है, एम है और मेथड्स है. बैकग्राउंड बता दिया उन्होंने, फिर एम या ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसकी मेथोडोलॉजी बता दिया. उसके अंदर भी जो प्रीवियस पेपर था उसमें बैकग्राउंड और एम देख लिया था हमने. मेथड्स उसमें जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी ना वो वाला नहीं था, क्योंकि हमने जो करनी होती है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है और उसमें हम मेथड मेंशन करते हैं कि कैसे क्वेश्चनियर बनाया गया, उसको कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे डाटा कलेक्शन हुई है. अब इसमें मेथड्स में है एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी. मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव है ना उसके आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, एनालिटिकल होती हैं सारी. तो ये एक एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स पे हुई है. साथ मेंशन कर दिया कि वो कहाँ से है, क्योंकि मुझे ये टास्क बार साइड पे कर लेंगे. चले. अच्छा, इसका 2018 में हुई है ये. जब आपको पेपर राइटिंग वाला जिस दिन लेक्चर होगा उस दिन आपको साथ मेंशन करेंगे कि आपने सारी चीजें बतानी होती हैं. अगर आप में से कोई साहिवाल मेडिकल कॉलेज से, तो आपने लिखना है कि साहिवाल मेडिकल कॉलेज में हुई है, 2024 में हुई है. कौन कौन सी थी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया, ये आपका मेथड है. फिर क्वेश्चन ईयर जो बनाया गया था वाज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड एंड कंसिस्टेड ऑफ सोशियो एजुकेशनल डाटा, इंडेक्स ऑफ पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी एंड सेल्फ रिपोर्टेड स्लीप पैरालिसिस. आपने क्वेश्चन ईयर बनाया, वो आपने खुद सबको दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया, उनसे उसके रिस्पॉन्सेज लिए. क्वेश्चन ईयर में आपने साथ बताया कि क्या क्या इंक्लूड किया. सोशियो इकोनॉमिक डाटा होता है, ये आपके हर क्वेश्चन ईयर की बेसिक होती है कि उसका सोशियो एजुकेशनल डाटा इंक्लूड होता है. आपका नेम, आप किस क्लास से हो, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो नहीं इसमें आता. इसमें साथ आता है आपकी रेजिडेंस क्या है, रूरल एरिया से हो, अर्बन एरिया से हैं आप, आपकी एज क्या है, ये सारा कुछ मेंशन करना होता है. फिर क्योंकि ये स्लीप पैरालिसिस पे होता है तो पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, आप में से अगर किसी ने इसके ऊपर रिसर्च की हो या किसी का ये टॉपिक रहा हो तो उसको पता होगा कि ये एक ना स्केल है, इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं काफी, जिससे आपने फर्दर स्कोरिंग करनी है. तो ये उसका स्लीप क्वालिटी पिट्सबर्ग स्केल इसको हम नॉर्मली कहते हैं. मेरा इसके ऊपर पेपर एक पब्लिश हुआ है स्लीप पे, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशंस वगैरह की हुई थी हमने पिट्सबर्ग स्केल की. उसके बाद है सेल्फ रिपोर्टेड स्लीप पैरालिसिस, कि जिसने बताया कि उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ है, ये उसके क्वेश्चनियर में इंक्लूड था. एक स्लीप से रिलेटेड होता है एपवर्थ स्केल. ये स्केल्स जितने भी है ना ये आपको जब क्वेश्चनियर जिसमें बनाने वाले है ना लेक्चर सेकंड वाला, उसमें आपको बताएंगे इंशाल्लाह. उसके बाद ये सारा मेथड एक्सप्लेन कर दिया. मेरा बताने का पर्पज ये था कि लिटरेचर रिव्यू में आपने ये रीड करना है सारा कुछ, बैकग्राउंड रीड किया, एम रीड किया. अब आप जब इसका मेनली मेथड रीड करते हो ना तो आपको इतना आइडिया हो जाता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं. जब आपको नजर आया कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पे हुई है, तो आप देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में अवेलेबल है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर. अगर आप खुद ही फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके सबसे पहले माइंड में ये आएगा कि सेकंड ईयर वाले सीनियर हैं, उनसे मुझसे नहीं फॉर्म फिल कराए जाने. तो ये कुछ जिसे हम कहते हैं ना कंफाउंडिंग फैक्टर आ गया कि आप ये नहीं कर सकते. तो ये चीजें आपने देखनी होती, फिजिबिलिटी. किसी भी पेपर का जो मेथड्स है ना यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, नीचे जरा जाएंगे तो मटेरियल मेथोडोलॉजी डिटेल से भी दी होती है. ये रिजल्ट्स पे आ गए, रिजल्ट से ऊपर होती है, वहां से आप डिटेल से एक दफा रीड कर सकते हैं कि आप आया कि आप वो रिसर्च कर सकते हैं या नहीं. आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी होती है. ये देखें स्टडी प्रोसीजर्स जहाँ पे है ना, इसमें ऊपर होगा मटेरियल मेथड, इसमें सारा डिटेल से बताया हुआ. आपने हर पेपर का पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होता है और उसके बाद आपने उसका मटेरियल मेथड देखना है, अगर आपको लगे एब्स्ट्रैक्ट से कि ये रिसर्च हो सकती है. फिर आपने डिटेल से मटेरियल मेथड देखना, क्योंकि आप उसको एग्जैक्ट मेथड को डिटो कॉपी कर रहे होते हो. आपने भी अगर इसके ऊपर रिसर्च करनी है, आप सेम क्वेश्चनियर बनाएंगे. उसने बता दिया कि क्वेश्चनियर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी है. अब अगर पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी स्केल है, आप इसको ओपन करके देखोगे ना तो ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है. लेंथी इन द सेंस के
जो मेरी स्लीप पे रिसर्च थी उसका सैंपल साइज था 350, और 350 स्टूडेंट्स का मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। इसमें ना क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आई गेस 20 थे शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 12 थे या 20 थे। उनको सब क्वेश्चंस की स्कोरिंग थी 1 2 3 4 5। और जब हमने फाइनल स्कोर फाइंड करना था वो ऐसा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 को प्लस करें, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 1 और 2 के सम से उसको डिवाइड करें, कुछ इस तरह का ना बड़े अजीब से इसके फॉर्मूलाज थे कि उनको सबको अप्लाई करने के बाद आपका एंड वाला रिजल्ट आया था। तो वो बड़ी लेंथी कैलकुलेशन थी। तो आपने ये देख लेना यहाँ से कि इसमें ये वाला स्कोर, ये स्केलिंग टेक्निक है, ये आपसे होगी या नहीं, ये आपकी फिजिबिलिटी को बताता है। फिर आपके रिजल्ट्स आपने चेक कर लिया और कंक्लूजन, ये आपके ना सिंपल आ गया। आपने एक रिसर्च टॉपिक चूज किया था अपने माइंड में, उसके बाद जब आप लिटरेचर रिव्यू करने लगोगे तो आपको फर्दर एक कंफर्मेशन हो जाती है कि अच्छा ये रिसर्च हो सकती है या नहीं, या फिर कुछ उसके मेथोडोलॉजी का आइडिया हो सकता है कि उस टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है। स्पेसिफिकली आपकी जो आपकी लोकेलिटी है, आपका कॉलेज है, आपकी जो सराउंडिंग है उसके अंदर आपने अपनी फिजिबिलिटी चेक करनी होती है। उसके बाद पेपर रिसेंट लेने का पर्पज ये था कि आप ना, हम लोग अपने अगर स्टूडेंट लेवल पे बात करें, हम एक पेपर को ना एज अ रेफरेंस रखते हैं। सपोज ये जो पेपर मैंने ओपन किया ये बेसिकली मेरा रेफरेंस पेपर था उसके अंदर ना। तो बाय चांस ये खुल गया इस वक्त। अब इसको रेफरेंस रखते हुए मैंने रिसर्च की थी। इस जिस जो रेफरेंस पेपर होता है ना उससे आपने सैंपल साइज कैलकुलेशन करनी होती है, उसके फॉर्मूलाज लगा के उसका जो एंड रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट्स होते हैं उससे आपकी सैंपल साइज कैलकुलेशन होती है। अब आपने ये एक पेपर देखा है, स्लीप टॉपिक आपका स्लीप पैरालिसिस अगर है या स्लीप क्वालिटी आपका टॉपिक है, तो उसके ऊपर आपने इसी तरह गूगल स्कॉलर से कोई 15 से 20 पेपर्स देने हैं। आपने यहाँ से देखना है जो आपको रीसेंट पेपर्स मिले वो आपने या तो यहाँ से अच्छे से रीड कर लेने हैं, नहीं तो अगर बहुत अच्छी बड़े लेवल की रिसर्च करें ना, जो रिसर्चर्स होते हैं वो ऐसा करते होते हैं कि अपने पास इनको फोटो कॉपी करा लेते हैं, उनको अच्छे से डिटेल से फिर एक एक पेपर को रीड करेंगे, वहां से जो चीज उनको लगता है कि एज अ रेफरेंस उनके अपने पेपर में कोट हो सकती है उसको वो देखते हैं। तो ये सारा जो इसको आप कहते हैं ना प्रोसेस, ये आता है लिटरेचर रिव्यू में। आई होप समझ आ रही होगी आप सबको। मैं अब स्लाइड पे जा रही हूँ वापस। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3, लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट आ रहा है साइनॉप्सिस राइटिंग। साइनॉप्सिस को मैंने अभी जब स्टार्ट में बताया ना, को लिस्ट आउट किए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था साइनॉप्सिस को रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल इस सेंस में कि अगर मैं इसको लिखने का बहुत आसान तरीका बताऊं ना, तो जैसे अभी आपने एब्स्ट्रैक्ट देखा है ना, इसी तरह का आपने एक लिखना होता है पैराग्राफ या एक पेज, उसी एब्स्ट्रैक्ट को अपने फ्यूचर टेंस में लिखना। अब इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि उस एब्स्ट्रैक्ट को फ्यूचर टेंस में लिखना है? इसका मतलब ये कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे पहले कि आप की क्या बेसिक नॉलेज थी, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे वहां पे वन लाइनर बैकग्राउंड होता है, इस तरह एक दो लाइन आप बैकग्राउंड के लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपका एम या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च में ना आपका ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है कि आप रिसर्च, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है टू फाइंड आउट, टू डिटरमिन, टू एग्जामिन, मतलब इस तरह की चीजें टू से स्टार्ट होगा, उसके बाद ना एक्शन वर्ब होगा। अच्छा, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव के बाद आप बताएंगे कि आप क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे। वहां पे रिसर्च मेथड में जो आपने एब्स्ट्रैक्ट में देखा है ना, उन्होंने लिखा है कि हमने क्वेश्चनियर बनाया, हमने क्वेश्चनियर सर्कुलेट किया, हमने डाटा कलेक्शन की। आपने लिखना है हम क्वेश्चनियर बनाएंगे, हम ये स्कोरिंग स्केल यूज करेंगे, ये स्कोर्स अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं डिफरेंट। आप बताएंगे कि हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सर्कुलेट करेंगे ये क्वेश्चनिंग है। फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में क्यों नहीं करेंगे, इसका रैशनैले आपने देना होता है, रीजन देनी होती है। रैशनैले को अगर यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में, इधर रैशनैले का यूज मैंने कहा रीजन के सेंस में, वैसे रैशनैले पे भी एक अलग डिबेट हो सकती है। खैर, आपने बताना है कि आप जी फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को ही क्यों इंक्लूड किया, कि सारा कुछ आपने बताना है उस साइनॉप्सिस में। ठीक है, और साथ आप बताएंगे कि इस तरह होगा, इतना हमारा सैंपल साइज होगा, हम क्वेश्चन ईयर बाय हैंड देंगे या गूगल फॉर्म से देंगे। ये सारी मेथोडोलॉजी आपने फ्यूचर टेंस में लिखनी है। उसके बाद आएगा, ये आ गया मटेरियल एंड मेथड। नेक्स्ट आता है आपके थोड़े रिजल्ट्स में ना, थोड़े एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं साइनॉप्सिस में, वैसे ये मेथोडोलॉजी भी कर दें तो इनफ है। साथ आपने देना है कुछ लिटरेचर रिव्यू, जो पेपर आपने पढ़े हैं अभी सारे, जब आपने टॉपिक चूज किया उसके बाद आपने कुछ पेपर्स रीड आउट किए हैं ना, जैसे मैंने कहा था 15 तक कर लें, उनका आप यहाँ पे देंगे रेफरेंस साइनॉप्सिस लिखते हुए। तो वो आपकी एक ना प्रोपोजल सा हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन क्या थी,
द रिसर्च साइनॉप्सिस इज द प्लान फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होना है उसका आपने एक प्लान, उसका एक लेआउट पहले बनाया है जिसको हम कहते हैं साइनॉप्सिस। इट प्रोवाइड्स द रैशनल फॉर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, द प्रपोज मेथड्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स, कि आप कैसे डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, या फिर आपका डाटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या है, या क्वेश्चनियर्स या इंटरव्यू गाइड्स। अब ये जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स और इंटरव्यू गाइड्स, ये क्वालिटेटिव स्टडी में मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि कोई क्वालिटेटिव स्टडी होगी तो उसके अंदर इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, अगर क्वांटिटेटिव है तो डाटा कलेक्शन करते हैं हम थ्रू क्वेश्चनियर्स। ये आपका साइनॉप्सिस हो गया। अब साइनॉप्सिस आपने क्यों लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एथिकल अप्रूवल के लिए, कि आपने अपने जो लोकल आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी, आपने वहां से एथिकल अप्रूवल लेना होता है उस रिसर्च का कि आप उसको कर सकते हो या नहीं। उसको हम कहते हैं आईआरबी लेटर। आईआरबी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या फिर इसको आईईआरबी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड। क्या आपने अपने, जैसे अब जिस भी कॉलेज से हमारा अगर एसएलएमसी है तो हमारा एसएलएमसी का एक आईआरबी लेटर होता है। जो भी रिसर्च पब्लिश करानी होती है हमें, हम पहले वो आईआरबी लेटर उसके साथ लगाते हैं, अपना साइनॉप्सिस वगैरह होकर आईआरबी मिलता है, अप्रूवल मिलता है, तो वो लेटर अपने पास रखना होता है, और जब उसको पब्लिश कराना है तो वो लेटर साथ अटैच होता है। अच्छा, ये हो गया आपका एथिकल अप्रूवल, स्टेप नंबर 5 था। स्टेप नंबर 6 क्या हो गया, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब आपने ना अपना वो रिसर्च का जो काम है, जैसे आप कहते हैं ना थोड़ा क्वेश्चनियर वगैरह पे, जिससे आप बाकी आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों को पता चलेगा कि भाई रिसर्च हो रही है, वो स्टार्ट हो गया। अब आपने करनी डाटा कलेक्शन। जो आपने टॉपिक चूज कर लिया है उस पे आप एक गूगल फॉर्म बनाएंगे, या फिर आप इसका क्वेश्चनियर एक डिजाइन करेंगे। क्वेश्चनियर कैसे डिजाइन करना है, ये सीरीज का एक प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर है पूरा, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, कि कैसे आपने एक क्वेश्चनियर वो टॉपिक चूज किया उसके ऊपर क्वेश्चनियर कैसे बनाना है, गूगल फॉर्म कैसे बनाना है, इसकी भी आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह हम। तो डाटा कलेक्शन में आपने या तो आप क्वेश्चनियर को प्रिंटेड फॉर्म में ले लेते हैं या फिर गूगल फॉर्म पे, क्योंकि प्रिंट कराना है आपने तो वो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको अवॉइड करने के लिए गूगल फॉर्म पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चनियर आपके बहुत लेंथी होते हैं। अभी 2-3 घंटे पहले किसी ने मुझे क्वेश्चनियर सेंड किया था कि ये फिल कर दें, तो उसके 5 सेक्शंस थे और तकरीबन हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन थे, लाइक राउंड अबाउट के 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन को अगर आप प्रिंट आउट करें तो वो 4 पेजेस या 3-4 पेजेस तो लगेंगे। अब वो 3-4 पेजेस जब आपने फिल कराने ना 500 से, तो लाइक वो थोड़ा ना इकोनॉमिकली उतना नहीं होता स्टूडेंट लेवल पे। मोस्टली स्टूडेंट्स हम लोग इसीलिए अवॉइड कर रहे होते हैं कि हमें प्रिंट आउट के चक्कर में ना पड़े, हमारे उसके पैसे बच जाए, तो हम गूगल फॉर्म पे शिफ्ट होते हैं। एक तो गूगल फॉर्म की सिग्निफिकेंस ये है कि आपको थोड़े इकोनॉमिकली अच्छा होता है आपके लिए। दूसरा ये कि गूगल फॉर्म से डायरेक्टली जो आपका डाटा है ना वो आपके पास गूगल शीट आ जाती है, आपको मैनुअली उसको आपको लैपटॉप में नहीं करना पड़ता, मैनुअली राइट नहीं करना पड़ता, जो कि इसका मेन बेनिफिट है। क्योंकि समहाउ आप उस पे तो कर सकते हैं, जो सा है जितने भी पैसे वगैरह लग रहे हैं वो तो मैनेजर रहते हैं। वो इस सेंस में होते हैं ना कि अगर आप एक बंदा ही कर रहा है तो उसके ऊपर 4-5 थाउजेंड एक के ऊपर ही आ जाता है फोटो कॉपी का, तो तब वो ज्यादा लगते हैं। अगर आपके ग्रुप में बच्चे ज्यादा हैं तो वो तो 300-400 या इतना करके आए तो वो तो आराम से हो जाता है, या 1000 तक भी आए। क्योंकि मैंने एक किया था इस तरह, तो उसके ऊपर सारा मुझे ही पे करना पड़ा था, वो जो सा गूगल फॉर्म वाला था। क्यों गूगल फॉर्म नहीं थे, सॉरी प्रिंटेड फॉर्म थे, प्रिंटेड फॉर्म की पेमेंट करनी पड़ी थी सारी मुझे खुद। तब से मैं गूगल फॉर्म बनाती हूँ हमेशा। अच्छा, दूसरा गूगल फॉर्म का मैंने क्या बताया आपको कि आपने जो से डाटा एंट्री है वो आपको मैनुअल नहीं करनी पड़ती, आपके एक क्लिक में पूरी शीट आपके पास आ जाती है। और आपको चाहिए ही बेसिकली शीट है, क्योंकि आपने एसपीएसएस में डाटा जब एंट्री करनी है ना डाटा एनालिसिस की, तो एसपीएसएस में आपने शीट एंटर करनी होती है डाटा की, तो वो हो जाएगी आपकी एसपीएसएस से। गूगल फॉर्म से गूगल शीट है, गूगल शीट को आपने डाउनलोड करके एसपीएसएस में वहीं से डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, वो चेंज जो करना होता है वो एसपीएसएस वाले लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जो एसपीएसएस है ना उसमें ही रिजल्ट्स इंटरप्रेट होते हैं। मैं बैकग्राउंड में एसपीएसएस थोड़ा सा ओपन करके दिखाई देती हूँ आपको किस तरह। फॉर द टाइम बीइंग इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स की कैसे करनी होती है कि आपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसके ऊपर करने होते हैं। सपोज कि आप सिंपल एक ना जो आपके क्वेश्चन है उसके मीन मीडियन मोड ही निकालते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ एनालिसिस हो रहा है, वो डाटा एनालिसिस था। उससे आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि आपके पास जो पॉपुलेशन थी उसमें से कितने परसेंट मेल हैं कितने परसेंट फीमेल्स हैं। उसके अलावा अगर जो आपका है कोई भी रिजल्ट निकल रहा है
ग्रेड्स की सपोज आप बात करें कि अगर क्या कहते हैं स्टडी वाइज किसके ग्रेड ज्यादा हैं, आप कहें फीमेल्स के ग्रेड ज्यादा आ रहे हैं या फिर मेल के ग्रेड ज्यादा आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ आप इंटरप्रिटेशन में आता है। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर स्लाइड शेयर हो रही है या फिर एसपीसी शो हो रहा है? हफ्सा इस वक्त स्लाइड शो हो रही है या फिर एसपीसी का सॉफ्टवेयर शो हो रहा है? इस वक्त स्लाइड शो हो रहा है, स्लाइड शो हो रही है। Okay. अच्छा, मैं इसको स्टॉप करके शुरू करती हूँ। चलिए एसपीएसएस का थोड़ा सा ना देख लें। यहाँ पे मैं डाटा एंट्री करनी होती है। आपकी जो गूगल शीट आएगी ना, उसको आपने कॉपी पेस्ट करके इधर, ये आपका एक डाटा व्यू होता है एसपीएसएस का और एक वेरिएबल व्यू है। यहाँ पे डाटा व्यू में वो कॉपी पेस्ट होता है। ये बस मैं भी आपको दिखा रही हूँ सॉफ्टवेयर के, ये देखने में कैसा है। इसके जितने भी हैं डिटेल्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कोई फोर्थ लेक्चर है जिसमें एसपीएसएस का होगा। तो उसमें अब आपका सपोज एक एक्सेल शीट आई है ना, यहाँ पे उसके अंदर 100 रिस्पॉन्सेज है तो वो सारे इधर आएंगे। उसके अंदर अगर 15 क्वेश्चंस हैं तो वो इस तरह आपके डिफरेंट कॉलम्स में आ रहे हैं, 15 कॉलम्स बनेंगे, आपके 350 रोज बनी हुई हैं। तो वो जो शीट आपकी गूगल शीट है ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो सकती है। थोड़ी इसके अंदर चेंजेस क्या करनी होती है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इधर कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, वो ऊपर आपने खुद राइट अप करने होते हैं। यहाँ से होगी आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन। अब आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स भी हो गए। जो वेरी नेक्स्ट स्टेप आता है ना अब, वो है पेपर राइटिंग। पेपर राइटिंग में एक फॉर्मेट, मैंने आपको जो पेपर ओपन करके दिखाया था उसमें मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ दिखाया था। एब्स्ट्रैक्ट वैसे लिखना है। उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने सारा, जिसको आप कह रहे हैं ना बैकग्राउंड काइंड ऑफ, या इंट्रोडक्शन में आपने लिखना होता है कि आपको रिसर्च से पहले आपको क्या क्या पता है, आप वो रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्यों तो नहीं लेकिन उस चीज की नॉलेज, अगर स्लीप पैरालिसिस पे था तो उससे रेलिवेंट ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो इसके अंदर आएगा सारा। एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन की जगह वर्ड बैकग्राउंड आता है, बाकी सारी हेडिंग्स नीचे ऑलमोस्ट सेम है। एब्स्ट्रैक्ट में हमने बैकग्राउंड लिखा था और इधर हमने जब पेपर राइटिंग करनी है तो हम बैकग्राउंड वाली हेडिंग नहीं कोई देते, हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं। फिर हमने मटेरियल एंड मेथड की हेडिंग देनी है। जो एब्स्ट्रैक्ट में 2 लाइन्स का मटेरियल एंड मेथड लिखा था वो यहाँ पे अब एक पैराग्राफ पे एक्सटेंड हो जाएगा। आपने डिटेल से बताना है कि आपके थे टोटल, जो आपका सैंपल साइज निकला था वो 350 था। 350 आपने क्वेश्चनियर सर्कुलेट किए, उसमें से 40 लोगों ने नहीं रिस्पॉन्स दिया, आपके पास 310 रिस्पॉन्सेज आए। आपने इतनी माइन्यूट डिटेल्स लिखनी होती है। 40 लोगों ने जो 40% उनका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया आप साथ मेंशन उसको भी करेंगे कि वो अनइंटरेस्टेड थे रिसर्च के अंदर, उन्होंने हमें नहीं रिस्पॉन्स दिया टाइमली, उन्होंने उनको बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, मतलब इतनी ये सारी डिटेल भी आप लिख रहे होते हैं मटीरियल मेथड में। वो इसको इतना डिटेल लिखने की रीजन ये होती है, आपने साथ बताना भी होता है कि क्वेश्चनियर वगैरह बनाया था, हार्ड फॉर्म में दिया था या गूगल फॉर्म में दिया था, किस तरह दिया था। इसकी रीजन इतनी डिटेल की ये होती है कि कोई इंसान फ्यूचर में आपकी रिसर्च को कॉपी करना चाहिए, इस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहे तो उसको फुल डिटेल मौजूद हो, उसको पता हो एक एक स्टेप का। एक अच्छा पेपर होता ही ऐसा है, होता ही वो है कि जिसमें ना सारा इतना वाजे तौर पे लिखा हो कि कोई इसको जब भी इसको फर्दर इसके ऊपर इसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहे या इसी में कोई न्यू इनोवेटिव चीज को ऐड करना चाहे इस टॉपिक को बेस लाइन बनाते हुए, तो उसके ऊपर मटेरियल मेथड बड़े वाजे से मौजूद हो, उसे पता हो कि मैंने क्या करना है, उसे पता हो कि उनके 350 स्टूडेंट्स थे, उसे पता हो कि उन्होंने क्वेश्चनियर कैसे सर्कुलेट किया था। साथ फिर आपने मेंशन करना है कि आपने जो सैंपल साइज अगर 350 निकाला है वो किस फॉर्मूले से निकाला है, सब कुछ आपने इसके अंदर मेंशन करना है। आपके जो रिजल्ट्स आए वो आपने रिजल्ट सेक्शन में लिखने हैं। रिजल्ट्स में मेनली हम टेबल्स बनाते हैं और साथ जो अगर कोई हम जो होता है ना एनालिसिस में कोई टेस्ट वगैरह लगाते हैं, जैसे सपोज शायद आप में से फोर्थ ईयर वालों ने नेम सुना हो, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, पेड सैंपल टी टेस्ट होता है। तो उस तरह के जो भी कोई टेस्ट वगैरह हैं उनके सबके जो टेबल्स हैं वो रिजल्ट सेक्शन में होंगे और फिर डिस्कशन करनी होती है। अब ये जो सारे रिजल्ट के टेबल्स हैं इनको डिस्कस करना होता है मेनली आपने सेक्शन में। साथ इसमें ना लिटरेचर रिव्यू जो रेफरेंसेस हैं वो सब में, इंट्रोडक्शन में भी रेफरेंसेस ऐड होंगे,
आपने बताना है। अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं ना कि सपोज आप कह रहे हैं कि फीमेल्स के ग्रेड्स ज्यादा आते हैं, तो आपने इसका साथ रेफरेंस देना है कि आपको कैसे पता चला कि उनके ज्यादा ग्रेड आते हैं। मेल की पॉपुलेशन इस क्लास में ज्यादा है, अगर आप डिस्कशन में आए ना इसी चीज को लिखें, आपके पेपर के अंदर मेल्स की रेशो आए 60% और फीमेल्स आएंगे 40%। आपके रिजल्ट्स में आपने मेंशन किया कि जिन्होंने क्वेश्चन ये फिल किया वो 40% फीमेल्स थी, 60% मेल थे। तो डिस्कशन में आपने लिखना होता है 40% फीमेल्स 60% मेल्स, तो साथ आपने इसका कोई रेफरेंस देना है कि अच्छा एक और रिसर्च की गई थी उसके अंदर भी मेल्स की रेशियो ज्यादा आई थी, या उसके अंदर आपने बताना है कि आपकी रिसर्च से कॉन्ट्रेरी उसके अंदर मेल्स की रेशियो कम आई थी। डिस्कशन में आपने अपनी चीज को डिस्कस करना होता है, इंट्रोडक्शन में थोड़े बैकग्राउंड जो बाकी लोगों ने रिसर्च की हुई है ना वो डिस्कस करना होता है। आई होप इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि आपके जो अपने जाती रिजल्ट्स आए हैं वो आपने डिस्कशन में लिखने हैं, और इसमें आपने रेफरेंस देना है कि इसमें रेफरेंस ऐसे देना होता है कि आपकी जो बात हो रही है हर एक एक टेबल जो आप डिस्कस कर रहे हो, जैसे कि बेसिक चीज मैं बता रही हूँ कि मेल और फीमेल की रेशो, या आप बताते हो रेजिडेंस के हवाले से कि आपके जो जिन लोगों ने क्वेश्चन ईयर फिल किए हैं उसमें से अगर सपोज आप कर रहे हैं कि अपने लोकेलिटी में कर रहे हैं, आप कहें कि उसमें 60% स्टूडेंट्स पंजाब से हैं जो आपने क्वेश्चन ईयर फिल कराए। साथ आप कह देते हैं उसके अंदर जो 30% है, 60 नहीं 70% कर लें, 70% पंजाब से हैं, 10% आप कह लें केपीके से, 10% ये आज़ाद कश्मीर से, और 10% हैं बलूचिस्तान से। तो आप साथ बताएंगे कि ऐसा क्यों है, आप उसके रीजन बताएंगे कि आपका मेडिकल कॉलेज पंजाब में है और इस वजह से यहाँ पे पंजाब के मेरिट के स्टूडेंट्स की सीट्स ज्यादा अवेलेबल है। ये सारा कुछ आपने लिखना होता है डिस्कशन में। डिस्कशन में आपने अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, जितने आपके पाई चार्ट्स बन रहे हैं गूगल फॉर्म पे पाई चार्ट के फॉर्म में आ रहा होता है ना, कि आप कोई टेबल बना रहे हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है डिस्कशन में। फिर आते हैं कंक्लूजन की तरफ। आपका जो पूरा पेपर है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी डिस्कशन वगैरह सारे को आपने कंक्लूड करना है, ये 4-5 लाइन्स का कंक्लूजन होता है। फिर नेक्स्ट आती है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में ना जब कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं आपके 6 हम लोग नॉर्मली ऑथर्स रखते हैं, उसके अंदर आपके जिसमें अगर तो आपने सपोज 4-5 आपके स्टूडेंट्स ही हैं, एक आपके सुपरवाइजर आ रहे हैं साथ, और दूसरे एक और टीचर है उन्होंने साथ कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उनका ऑथर्स में अगर नेम नहीं आ रहा तो फिर उनका नेम हम लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट में। अपने पेपर में एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन ऐड करके बताना होता है कि ये टीचर थे, इन्होंने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है और हम इनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि किसी का सेम टॉपिक यही वाला तो नहीं है कि जो आप जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई तो कर तो नहीं रहा है, आपके आपस में ऑथर्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, इसमें नो ही लिखना होता है आपका, क्योंकि ऐसा नहीं होता कुछ। फाइनेंशियल सपोर्ट आपने हेडिंग्स देनी होती है अपने पेपर राइटिंग में, नो इसमें भी नो आएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट में भी नो आएगा। फिर आपके रेफरेंसेस आते हैं, रेफरेंसेस ऐड करते हैं, वैंक्यूवर स्टाइल होता है, वो भी डिटेल्स बाद में होंगी। अभी आज सिर्फ ओवरव्यू का इसलिए मैं सारे मोस्टली चीज़ों पे बता रही हूँ कि उनकी डिटेल बाद में, क्योंकि उनके अलग से लेक्चर्स प्लान किए हैं, मैं अपने सीरीज का अगर स्केड्यूल देखा हो तो। नेक्स्ट आता है पब्लिशिंग द फाइंडिंग्स। अब आपने कर लिया जी अपना पेपर पूरा, अब आपने इसको करना है पब्लिश। एक एच से रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल्स में आपने पब्लिश करना होता है, और इसकी लिस्ट इंशाल्लाह जो आपका जर्नल्स वाला लेक्चर है उस दिन आपको शेयर कर देंगे। जितने आपके पास अवेलेबल हैं, एक्स कैटेगरी के होते हैं, कुछ वाई कैटेगरी के जर्नल्स होते हैं, आपने उनके अंदर इसको पब्लिश करना होता है। अब रिसर्च जर्नल में पब्लिश करते वक्त आपने जब जर्नल सिलेक्शन करनी होती है ना, उसमें एक तो आप देखते हैं जी पेमेंट को, स्टूडेंट्स होते हुए कुछ हमारे जर्नल्स फ्री भी अवेलेबल हैं और कुछ की आपको पेमेंट करनी पड़ती है। मैं आपको गूगल ओपन करी थी, 1 मिनट। आपकी ना एक वेबसाइट होती है HJRS आपने कभी कभी भी पब्लिश कराना है ना कोई पेपर, तो आपने उस रीस अभी अनअवेलेबल है ये मतलब मेंशन कर ले अपने पास, लिख के रख लें, कि भी वेबसाइट का इसका लिंक सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में लेक्चर के बाद, HJRS.HEC। इधर से आप कोई भी रिसर्च जर्नल लिखेंगे ना तो उसका बता देंगे कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, किस कैटेगरी में आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने जब पब्लिशिंग के लिए सेंड करना अपने जर्नल को चूज करना होता है। अगर जर्नल की पेमेंट की बात करें ना तो हमारे कुछ फ्री जर्नल्स हैं, जैसे AF अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज का जर्नल फ्री है, उसके अलावा PJMR है, फ्री है, वहाँ पे कोई पब्लिकेशन चार्जेस नहीं है, कोई आपको जो सबमिशन चार्जेस नहीं है।
कुछ की पेमेंट भी है। अगर लोकल नेशनल जर्नल्स की पेमेंट की रेंज को देखें तो वो तकरीबन 30,000 तक होती है। द प्रोफेशनल मेडिकल जर्नल पाकिस्तान का, सॉरी फैसलाबाद का ही है, इसकी पेमेंट 35,000 है अभी तक, अभी करंट पेमेंट जो है। ट्रैवल मेडिकल जर्नल उसकी थोड़ी जैसे हम कहें ना कि कम लीस्ट पेमेंट वालों में तकरीबन वो आता है, तो उसकी है आजकल 25,000 तक है। 5,000 आपने पहले सबमिशन के देने होते हैं, और अगर अप्रूव हो रहे तो बाद में 20,000 देने हैं, उसकी इतनी आती है। उसके अलावा जो फ्री वाले वो मैंने आपको एक दो मेंशन कर दिए। इस तरह हर जर्नल की अपनी होती है। अगर आप इंटरनेशनल में पब्लिश करा रहे हैं तो वो 4-5 लाख तक पेमेंट होती है आपके पेपर की। आपने अपने पेपर की पब्लिशिंग करानी है, आपने चेक करना है HJRS से जर्नल का नेम लिख के, वहां पे ना उसका फुल शो हो जाएगा कि वो एक्स कैटेगरी से है, वाई से है, डब्ल्यू से। डब्ल्यू वाले बेस्ट होते हैं, फिर एक्स और वाई आते हैं, और हमारे डब्ल्यू में ना बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर ही है। इस वक्त मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है मेडिकल का, इस वक्त कोई जर्नल डब्ल्यू कैटेगरी में हमारे पाकिस्तान वाले नहीं है। एक्स और वाई में मिलेंगे आपको काफी, एक्स वाई और जी कैटेगरी होती है। जो मैंने प्रोफेशनल मेडिकल जर्नल का बताया था वो वाई कैटेगरी में है, अजीज फातिमा वाला भी वाई कैटेगरी में है, और एक है JPM में, वो पाकिस्तान का है, वो एक्स कैटेगरी में है। उसकी भी पेमेंट कोई 20,000 के राउंड अबाउट है इस वक्त, 25 के सॉरी। ये अब आपकी पब्लिशिंग की फाइंडिंग्स है कि आपने पब्लिश कैसे करना है। जब आपने पेपर सेंड करना है ना, आप अपने लैपटॉप से भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाके गूगल पे अपनी आईडी बनानी है। सपोज द प्रोफेशनल मेडिकल जर्नल, आप जाके गूगल पे लिखें और वहां पे ना आएगा साइन इन का ऑप्शन, रजिस्टर का ऑप्शन। आपने वहां पे रजिस्टर करना है, अपना नेम बताएं, अपना इंस्टीट्यूट बताएं कि आप किस इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं, और साथ थोड़ी आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका सरनेम वहां पे ऐड होता होता है, और ईमेल आईडी वगैरह, मतलब बेसिक्स ही हैं। वहां पे आप जाके अपनी आईडी बना लें, और अगर आपने नाम नहीं भी कहीं पे भी सेंड करना है ना पेपर, तो ये लॉगिन बना लें, जिस पे मर्जी जर्नल पे जाके बना लें, फ्यूचर में जब भी कभी सेंड करना हो आपकी वहां पे आईडी बन जाएगी। अब आपने अपना पेपर जब सबमिट कराना है तो आपको 3 चीजें मेनली पहले रिक्वायर होती हैं बिफोर सबमिशन, आपके पास की होनी चाहिए। एक आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, या फिर जिसको आप कहते हैं आपका रिसर्च पेपर। दूसरे नंबर पे आपका आता है IRB अप्रूवल, जिसे आप कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि IRB लेटर होता है एक। और फिर आपका एक आता है ऑथरशिप लेटर। अच्छा, IRB लेटर मैंने इंटेंशनली ऐड नहीं किया, मुझे था कि शो कर दूं, मुझे अब पता नहीं था क्योंकि हमारे अपना कॉलेज का वो शेयर करना अलाउ है ऐसे या नहीं, इसलिए मैंने वो इधर ऐड नहीं किया। ऑथरशिप लेटर मैं आपको दिखा देती हूँ एक। AFMDC का ही मैंने ओपन किया था। ये देखें, ये आपके पास आ गया ऑथरशिप लेटर। हर जर्नल का अपना होता है। आप जर्नल की वेबसाइट पे जाएंगे ना, ये जर्नल ऑफ अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इसका मैं बता रही थी कि ये इसमें फ्री सबमिशन और फ्री आपकी पब्लिकेशन होती है। इसमें आपने सबसे पहले इसका जर्नल की वेबसाइट से आपको लेटर आ गया, जिसे आपने ऑथरशिप लेटर का, ऑथरशिप लेटर का मेनली नेम से पता चल रहा है ऑथरशिप कि कौन कौन से ऑथर्स हैं। हर पेपर में आपने 6 ऑथर्स को मेंशन करना होता है, और उनका सीक्वेंस होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे हैं, तो वो इस लेटर में मेंशन करना होता है। अब अगर आप इसको फिल करेंगे ना, आपकी डेट आएगी जब आप सबमिट करा रहे हो, यहाँ पे आपने अपने ना पेपर का जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है, जो आपका रिसर्च वर्क है, उसका टाइटल लिखना है। इधर आप खुद ऐड करेंगे टाइटल। फिर आपने आर्टिकल की टाइप बतानी है। आर्टिकल टाइप में आ जाता है कि आपकी ओरिजिनल रिसर्च वर्क है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है, लेटर टू एडिटर है, ये डिफरेंट चीजें होती हैं ना जो आप पब्लिश करा सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा। फिर ये अंडरटेकिंग है कि आप इनको स्पेसिफाई करते हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो मैंने आपको बताया था अभी पेपर में भी आपने लिखना होता है। फंडिंग डिस्क्लोजर कि आपको कोई फंडिंग वगैरह तो नहीं हुई। और ये साथ लाजमी एक, जिसे आप कहते हैं ना कि आप उनको अश्योर करते होते हैं कि आपने ये रिसर्च पेपर सिर्फ एक ही जर्नल में भेजा, कहीं और नहीं साइड वाइज भेजा हुआ। इसको आपने फिल करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि आपके जो ऑथर्स हैं उनका सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, इधर 6 ऑथर्स आएंगे, आपने सबका नेम मेंशन करना है, उनके डेजिग्नेशन, उनके डिपार्टमेंट मेंशन करने हैं। टीचर्स हैं तो उनका साथ, सपोज एनाटॉमी डिपार्टमेंट से है, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो ये डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी डिपार्टमेंट इधर मेंशन होगी। अफिलिएशन है, जिस भी मेडिकल कॉलेज से आप, सपोज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से, साहिवाल मेडिकल कॉलेज से, के सेंटर, जहां से भी हैं आपके एफिलिएशन यहाँ मेंशन होगी, आपकी ईमेल आईडी आएगी, और यहाँ पे सिग्नेचर, ये प्रिंट आउट निकलेगा, फिर आपने यहाँ पे सिग्नेचर्स ऐड करने होते हैं। उसके बाद ऑथर्स की कंट्रीब्यूशन आती है।
कि इस किस ऑथर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था, किस बेसिस पे आपने उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कहा हुआ है। यहाँ पे एक होता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। जैसे ये बेसिकली मेरे एक पेपर का था जिसको मैंने बाकी चीजें रिमूव कर दी हैं सारी, उसका फिल किया हुआ था वही दिखाया मैंने। इसमें मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर थी। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है कि जिसको, जो जर्नल वाले हैं, वो कोई भी मसला हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताना हो कि इस पेपर में ये चेंजेस करनी है, कि पेपर रिव्यू हो के आया है और पेपर कब पब्लिश होना है, वो सारी जो होती है ना इन्फॉर्मेशन, वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर से। तो इधर आपने मेंशन करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, और बस ये इतना सा, ये गाइडलाइन फॉर ऑथर्स। हर पेपर की ना अपनी थोड़ी सी गाइडलाइंस होती है। जैसे इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इनके पेपर के अंदर, इनके जर्नल के अंदर अगर कोई ओरिजिनल आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड्स का होना चाहिए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट हर जगह 250 वर्ड्स का ही होता है, एक ना जैसे आप कहते हैं ना इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा ना करें। 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। टोटल काउंट मैक्सिमम 3000 हो, रेफरेंसेस मैक्सिमम 25, मैक्सिमम 25 है, और मिनिमम जो रेंज आप रखते हैं वो 15 तक रखते होते हैं। और टेबल्स और फिगर्स इनके मैक्सिमम 3 इन्होंने मेंशन किया है। कुछ आर्टिकल्स में 5 तक अलाउ करते हैं ओरिजिनल आर्टिकल में, लेकिन AFMDC वालों ने अलाउ किया हुआ है 3। अब जब पेपर आपने पब्लिश कराना होता है, ये पेपर का टॉपिक चूज किया, पेपर लिखना आपने स्टार्ट कर दिया ना, टॉपिक चूज करने के लेवल पे तो नहीं, जब आप पेपर का राइटअप कर रहे हैं ना, तब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपने किस रिसर्च जर्नल में सेंड करना है, ताकि आप अपना पूरी जो पेपर राइटिंग है उसी के अकॉर्डिंग करें। ये अब 3 चीजें जो आपको चाहिए थी फॉर पब्लिकेशन, उसमें से एक था आपका ऑथरशिप लेटर जो मैंने आपको दिखाया है, फिर था एक IRB अप्रूवल लेटर, और फर्स्ट पे आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ये 3 चीजें जो मस्ट हैं। उसके अलावा हर जर्नल की अपने रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको वो सारी फुलफिल करनी है। चलें, ये वाला हो गया। नेक्स्ट, ओके, एंड हो गया। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो आप चैट बॉक्स में लिख लेंगे, फिर अभी माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देते हैं हम लेक्चर के बाद, आप पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो। इसमें किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो मुझसे भी पूछ लें बेशक। अच्छा मिनाहल, इतने यहाँ पे चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आते हैं तो उससे पहले फेसबुक पे एक दो क्वेश्चन आए, मैं वो आपसे शेयर कर लूँ? हाँ जी, मुझे फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें बेशक, या इधर कर दें। अच्छा यहीं पे ही, कर दें। एक तो वो पूछ रहे हैं सैंपल हाँ, साइज का, एक बंदी पूछ रही है, आमिर खान, अच्छा व्हाट इज सही। सैंपल साइज? सैंपल साइज होता है कि आपने कितने रिसर्च क्वेश्चनियर्स फिल कराने हैं। ये आपके सैंपल साइज के कैलकुलेशन के ना फॉर्मूलाज होते हैं, प्रॉपर मुश्किल वाले मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं, उससे आपने कैलकुलेट करना होता है। सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पेपर होना चाहिए, जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा था ना कि एक पेपर को चूज कर लें जिसको बेस आप बना लें। तो इवन आपको एक अच्छा पेपर मिल जाए तो आप सैंपल साइज भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, और जो आपका क्वेश्चन ईयर है ना वो भी आप वहां से कर सकते हैं, कॉपी करके उसका रेफरेंस दे दें कि आपने क्वेश्चन ईयर वहां से लिया हुआ है। सैंपल साइज कैलकुलेशन पे लेक्चर भी है हमारा एक, तो उसमें थोड़ा डिटेल से बता देंगे। अच्छा, और एक फातिमा है, वो पूछ रही है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये अच्छा, ब्रीफली अगर आप repeat कर मेरा दें। ख्याल है उन्होंने स्टार्ट से फिर ज्वाइन नहीं किया होगा, वहां पे मैंने बताया था बड़ी डिटेल से हाँ जी, कि जो क्वालिटेटिव है ना, उसमें आप इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आपने उस सेम क्वेश्चन का आंसर 10 या 15 स्टूडेंट्स से पूछना है, जो भी आपका सैंपल साइज निकलेगा। आपने उस हर एक एक पर्सन का आंसर को ना रिकॉर्ड करना होता है। होता भी ऐसे है, एक ना रिकॉर्डिंग डिवाइस रखी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा, तो ये सेम क्वेश्चन 15 स्टूडेंट्स से होगा, आपका आज का दिन कैसा गुजरा, और जो जो आंसर उन्होंने देना है वो सारा ना होगा, सॉरी, वो सारा आएगा उसके अंदर। आपके पेपर में आपने वैसे ही डिटो लिखना होता है, आपने वर्डिंग भी उनकी रखनी है, जो बता रहे हैं जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने वर्डिंग भी सेम टू सेम वही रखनी है। तो वो क्वालिटेटिव में थोड़ा मेथड ऐसे होता है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि आप ना क्वेश्चनियर्स बनाते हैं, या तो आप जैसे हॉस्पिटल में मोस्टली हम जो अगर पेशेंट्स पे रिसर्च करें ना, तो हम क्वेश्चनियर बनाते भी उर्दू में, कि आपको शुगर है, कितने सालों से है, आपको सॉरी
अगर हाइपरटेंशन वगैरह करते हैं तो वो इस तरह के कोई क्वेश्चनियर्स बना लें, आप हार्ड फॉर्म में बना लें या गूगल फॉर्म में बना लें। तो क्वांटिटेटिव में हम डाटा कलेक्शन क्वेश्चनियर से करते हैं और क्वालिटेटिव में थ्रू इंटरव्यू करते हैं। इंटरप्रिटेशन दोनों की भी डिफरेंट है। आगे जब आपने कैलकुलेशंस करनी है ना तो वो भी डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है। अच्छा मिनाहिल, इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी वेबसाइट टू कैलकुलेट सैंपल साइज? अब्दुल्ला शहरियार का क्वेश्चन है। मैंने ना अभी तक जितने भी रिसर्चेस किए हैं वो भी सारे सैंपल साइज ना डॉक्टर नुमान ने हमें कैलकुलेट करके दिए हैं। तो इसलिए वेबसाइट का नहीं मुझे पता, इतना आइडिया नहीं है। मैंने खुद पर्सनली सर्च आउट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिला था कहीं से। कि मतलब डायरेक्ट नहीं कोई कैलकुलेट करके देता कि आप उसको बताएं कि रिसर्च है और ये वो करके दे, तो इस तरह नहीं होता। अच्छा, जो सैंपल साइज कैलकुलेशन होती है ना वो प्रीवियस पेपर के जो टेबल्स हैं वहां से होती है। इतना थोड़ा बहुत जो मुझे इसका बेसिक आइडिया है, वहां से सर देखते होते हैं कि उसका मीन है या मीडियन निकाला हुआ है। फिर जो मीडियन की वैल्यू आती है उसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, जिस रेंज से सबसे कम निकले वो वाला फिर हम कंसीडर करते होते हैं। कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, एक और वो ये है कि आप जर्नल के नेम और वेबसाइट का लिंक ग्रुप में सेंड कर दें, तो जर्नल के नेम्स तो मेरे ख्याल में इसका जो रिस्पेक्टिव लेक्चर होगा उसके साथ शेयर हो जाएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो उस दिन शेयर हो जाएंगे। और एक जो वेबसाइट HJRS का था वो मैंने इधर भी बता दिया, वो आज सेंड कर देंगे। वहां से कोई देख सकते हैं अगर आपने इम्पैक्ट फैक्टर देखना हो तो जर्नल का वो HJRS.HEC, वो वहां से देख सकते हैं। जर्नल वाला हम जिस दिन जर्नल का लेक्चर है ना उस दिन पूरी लिस्ट सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। जी चलें, ठीक है। और मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर फिर भी कोई होगा तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड कर दें इसको मिनाहिल, आपका कोई मजीद रह गया? नहीं नहीं, मेरा तरफ से तो एंड है। मुझे नहीं पता था कि जल्दी खत्म हो जाने, मैंने बहुत स्पीड मारी है वैसे स्टार्ट में। चलिए, ठीक है। चल, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इंशाल्लाह आप लोगों को देखेंगे, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू सो मच फॉर चल, ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।